हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आज हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक के हेडिंग डाल लीजिए, कल से रिलेटेड है टॉपिक। कल हमने देखा था कि किया गया कार्य अलग अलग देखा था, उसकी पिछली वाली क्लास में हमने देखी थी समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। कल हमने देखा कि सीपी और सीवी में रिलेशन, जिसको हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, हमने मेयर्स इक्वेशन, मेयर का समीकरण हमने देखा है ना। तो अब हमें जो है आज देखना है, रुद्धोष प्रक्रम में गैस के द्वारा किए गए कार्य का व्यंजक स्थापित कीजिए। सवाल लिखिए, रुद्धोष में प्रक्रम में गैस के द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रुद्धोष प्रक्रम, जिसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रुद्धोष में प्रक्रम में गैस के द्वारा किए गए कार्य के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले जानेंगे कि रुद्धोष में प्रक्रम क्या हुआ करता है। रुद्धोष में प्रक्रम, यस, तो जो रुद्धोष में प्रक्रम है वो ऐसा प्रक्रम है जिसमें वैसा ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसके दौरान जो ऊर्जा होती है वो ना ली जाती है ना दी जाती है। ऊर्जा का लेन और देन नहीं होता है, मतलब ऊर्जा जो होती है फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। तो ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं रुद्धोष में प्रक्रम। मतलब इस प्रक्रम में क्या होगा, डेल्टा क्यू बराबर कितना, जीरो। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो, मतलब ऊष्मा की ना कोई मात्रा ली जाएगी ना ऊष्मा की कोई मात्रा दी जाएगी। तो यहां पर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो रहेगा। चलिए डेल्टा क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो अब देखते हैं, अगर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यदि मैं इसको जीरो कर देता हूं तो जीरो इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब इसको पलट करके लिखिए तो कुछ चीजें समझ में आपको सामने आएंगी। डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो हो रहा है, मतलब कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किए गए कार्य का जो योग बन रहा है वो कितना आ रहा है, शून्य हो रहा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि अगर आंतरिक ऊर्जा धनात्मक होगी तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। आंतरिक ऊर्जा धनात्मक मतलब तापमान का बढ़ना, तापमान का बढ़ना। अगर तापमान बढ़ेगा ऊष्मागतिकी निकाय का तो कार्य ऋणात्मक होगा, मतलब उस समय संपीड़न होगा। क्या होगा उस समय, संपीड़न। या उल्टा भी कह सकते हैं कि संपीड़न की अवस्था में अगर आप गैस को प्रेशराइज करोगे, संपीड़ित करोगे और ऊष्मा बाहर ना अंदर कहीं नहीं जा रही है, तो इसका मतलब निकाय का तापमान बढ़ेगा, निकाय का तापमान बढ़ेगा। और इसके विपरीत अगर प्रसारित करोगे, मतलब किया गया ऊष्मागतिकी के द्वारा किया गया कार्य अगर धनात्मक है तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक। मतलब यदि एकदम से यदि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, कार्य धनात्मक हो जाता है, तो यहां पर जो आंतरिक ऊर्जा है वो कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। समझ गए, कार्य धनात्मक, ऊर्जा ऋणात्मक, और अगर कार्य है ऋणात्मक तो ऊर्जा है धनात्मक। समझ में आ गया। तो ये कहलाता है आपका ऊष्मागतिकी का रुद्धोष में प्रक्रम। इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी बनते हैं कि कोई अगर गाड़ी का, व्हीकल का टायर, ट्यूब फट जाता है तो एकदम से शीतलन होता है। ऐसा क्यों होता है, तो जैसे ही ट्यूब फटता है तो एकदम से आयतन बढ़ जाता है, एकदम से आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो यहां इस प्रक्रम को देखिए, आयतन का बढ़ना मतलब वही प्रसार, आयतन का मतलब बढ़ना मतलब प्रसार। अगर प्रसार होगा मतलब किया गया कार्य धनात्मक है, और अगर धनात्मक कार्य है तो आंतरिक ऊर्जा कैसी होगी, परिवर्तन, ऋणात्मक है। आंतरिक ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है, परिवर्तन ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब तापमान में कमी हो रही है। तापमान में क्या हो रही है, कमी। पहले बताया जा चुका है आपको, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि मतलब तापमान में वृद्धि होती है, और आंतरिक ऊर्जा में कमी मतलब तापमान में भी कमी आती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार हमने फिट करके देख लिया है कि रुद्धोष प्रक्रम कैसे होता है। ओके, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, अगर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम इसका अवस्था समीकरण देखते हैं। इसका अवस्था समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा, पी वी की पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी की पावर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हुआ करता है। यस, पी वी की पावर गामा, गामा नॉट के, कि गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ यस, नोट कर लीजिए, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ठीक है, पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम निकालते हैं इसके बाद इसका समीकरण कितना होता है, इसका वर्क डन कितना होता है। हमें कार्य निकालना है कि किया गया कार्य जो है रुद्धोष्म प्रक्रिया के दौरान कितना होगा। आइए देखते हैं। गामा क्या कहलाता है यहां पर? गामा कहलाता है रुद्धोष्म गुणांक। क्या कहलाता है? रुद्धोष्म गुणांक। लिख लीजिए, गामा जो है रुद्धोष्म गुणांक है। ठीक है, गामा की वैल्यू जो होती है, गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, और कल हमने पढ़ा था सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर भी होता है ना। तो सीपी बाई सीवी, तो सीपी क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है नियत आयतन पर, नियत दाब पर, और सीवी क्या है? विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। तो दोनों का जो अनुपात होता है सीपी बाई सीवी, उसे हम कहते हैं गामा। क्लियर? चलिए अब निकालते हैं किया गया कार्य, कि इस प्रक्रम में जो कार्य सामने आएगा हमारे वो कितना होगा। तो हेडिंग डाल लें आप लोग, रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। यस, तो अवस्था फलन क्या है हमारे पास? अभी देखा हमने कि अवस्था फलन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और सारा का सारा आपको काम किससे करना है? अवस्था फलन से ही करना पड़ता है। तो हमारे पास जो अवस्था फलन है, मैं इसे एक बार लिख लेता हूं कि वीपी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू के अपॉन वी की पावर गामा, के अपॉन वी की पावर गामा। चलिए अब निकालते हैं किया गया कार्य। कल मैंने आपको बताया था कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन पी डी वी। बताया था कि नहीं बताया था? वर्क डन इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन पी डी वी, और आयतन मान लीजिए परिवर्तित हो रहा है V1 से लेके V2। सो वर्क डन इज इक्वल टू P की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू है K अपॉन V की पावर गामा, और यहां पर कितना आएगा? dV। लिमिट कितनी? V1 से लेके V2। तो यहां पे K अपॉन V की पावर गामा लिमिट हो गया V1 से लेकर के V2। अब देखिए W इज इक्वल टू K, K एक नियतांक है, PV की पावर गामा बराबर K, तो K एक सिंपल नियतांक है। नियतांक अवकलन समाकलन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, तो इनको बाहर कर लीजिए, और ये बनेगा V की पावर माइनस गामा, और क्या? dV। V की पावर माइनस गामा के साथ क्या बनेगा? dV। चलिए, तो W इज इक्वल टू के। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यानी समाकलन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल सा समाकलन का फॉर्मूला हुआ करता है x की पावर n, है ना। देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन हुआ करता है x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये है इंटीग्रेशन का सूत्र। x की पावर n मतलब कोई चर है, उसका इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इस आधार पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आइए करते हैं इंटीग्रेशन इसका। तो k v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, ये हो गया क्योंकि यहां पे एक कांस्टेंट था। तो मैं इसको लिख सकता हूं w इज इक्वल्स टू के v की पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा। ठीक है ना। और लिमिट में लिखना भूल गया हूं, यहां पर लिमिट कितनी है? V1 से लेके V2। ठीक है ना, लिमिट हो गई है V1 से लेकर के V2। चलिए इसको इतना आप जो है नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देता हूं। लिमिट लगाने के बाद लिमिट है V1 से लेके V2। चलो देखो, वन अपॉन के अपॉन वन माइनस गामा जो है ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो के कांस्टेंट है, वन अपॉन, तो वन अपॉन वन माइनस गामा बाहर ले लीजिए। अंदर कितना बचेगा? के वी की पावर वन माइनस गामा। बचेगा कि नहीं बचेगा? के वी की पावर, के कांस्टेंट है बट के को बाहर मत लो, वो हमारा क्योंकि हमें उससे कुछ काम है ना, हमें उससे कुछ काम है। अभी पता चल जाएगा कि क्या काम है आपको। तो ये के वी की पावर वन माइनस गामा हमने अंदर रख दिया, और यहां पे लिमिट कितनी है? V1 से लेके V2। चलो इतना नोट करो जल्दी से।
डन। चलिए देखते हैं अब क्या करना है हमें। आप देखिए यहां पर अपने पास है 1/1 माइनस गामा, ठीक है, 1/1 माइनस गामा को रहने दीजिए, ये k है, k। अब देखिए v की पावर 1 माइनस गामा को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं v की पावर 1 इंटू वी की पावर माइनस गामा। बता लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस। तो इसको हम लिख सकते हैं v की पावर 1 इंटू वी की पावर माइनस गामा। तो यहां पे मैंने लिखा k v की पावर 1, यानी v की पावर 1 को v ही बोलेंगे, v की पावर 1 को हम v भी बोलेंगे, इसको v लिख दीजिए। और v की पावर माइनस गामा को यदि मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा, v की पावर गामा। तो मैं इसको लिख दिया v की पावर गामा, और यहां पे लिमिट कितनी है, v1 से लेके v2, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे ऊपर का जो पार्ट लिखा है मैं उसको रफ करूंगा। थोड़ा सा इस चीज को एक बार फिर से समझिए बच्चे। 1/1 माइनस गामा एज इट इज रहेगा, इसके बाद यहां पर k था, k की जगह k रहेगा। v की पावर 1 माइनस गामा को मैंने लिखा v की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई v की पावर माइनस गामा, क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो फिलहाल घातें जुड़ गई थी तो आधार को समान करके मैंने अलग अलग कर दिया है। अब इसके बाद ये बन जाएगा v अपॉन v की पावर गामा, क्योंकि ऊपर माइनस गामा था, नीचे आएगा तो v अपॉन v की पावर गामा। सो के वी अपॉन v की पावर गामा, और आयतन में बदलाव होगा v1 से लेके v2 तक। चलिए इसको अब, हाँ जी बोलिए। नहीं, मैंने बाहर ही नहीं निकाला ना, मैंने उसकी मुझे जरूरत है, मैंने आपसे कहा है। हाँ, उसको अंदर कर लो, दोबारा अंदर कर लो। चलो नहीं निकाला, ये समझ लो कि उसको मैंने अंदर ही बैठा हुआ है, ये लीजिए, ठीक है ना। इधर किया था, इसको अंदर कर दिया, उसकी जरूरत है हमें, उसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, देखिएगा कैसे, ठीक है। ये रफ कर दूं मैं यहां पर, चलिए यस। अब देखिए, तो यदि मैं इसको अब मैं लिमिट पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास, लिमिट पुट करने पर वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा, और मैं लिमिट पुट करूंगा तो पहला k अपर लिमिट आएगी उच्च सीमा v2, सो k v2 अपॉन v2 की पावर गामा माइनस k v1 अपॉन v1 की पावर गामा, ठीक है ना। लिमिट पुट कर दिए हैं। अब जरा इस समीकरण पर फिर से विचार कीजिए जो आपके पास लिखा हुआ है। अगर मैं दो परिस्थिति में बात करूं कि, क्योंकि ऊष्मा की तो छोड़ो, ऊष्मा तो बदल ही नहीं रही है। अगर मैं दो स्थितियों में बात करूं कि जिस समय दाब था P1, आयतन था V1, और जिस समय दाब था P2, आयतन कितना था V2, यस और नो। जिस समय दाब P1 था तो आयतन भी V1 रहा होगा, हाँ या ना, और जिस समय दाब P2 था और आयतन भी कितना रहा होगा, V2। क्लियर है कि नहीं है, यस। तो यहां पर यदि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, दो परिस्थितियां बनाऊं, तो ध्यान से देखिए, P1 इज इक्वल टू बनेगा k अपॉन V1 की पावर गामा। अगर मैं P1 V1 सेट के लिए इसको सॉल्व करता हूं तो P1 इज इक्वल टू k अपॉन V1 की पावर गामा बनेगा कि नहीं बनेगा। P1 इज इक्वल टू K1 अपॉन V1 की पावर गामा। और यदि मैं इसके लिए बात करूं तो क्या बनेगा, P2 इज इक्वल टू k अपॉन V2 की पावर गामा, यस और नो। मतलब k अपॉन V1 की पावर गामा हमें क्या देगा, P1, और k अपॉन V2 की पावर गामा हमें क्या देगा, P2। देगा कि नहीं देगा। तो ध्यान से देखिए, यहां पे बैठा हुआ है k अपॉन V2 की पावर गामा, और यहां बैठा हुआ है k अपॉन V1 की पावर गामा। यही वो कारण था कि मैंने k को बाहर नहीं लिया। तो k अपॉन, सो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, और k अपॉन V2 क्या निकल के आया, P2। k अपॉन V2 की पावर गामा क्या बन के आया, V2, और k अपॉन V1 की पावर गामा क्या बन के आया, P1। तो यहां पर बनेगा मेरे पास एक तो आ जाएगा P2, और ये क्या, ये वाला अकेला V2 माइनस P1, और ये क्या, V1, ठीक है ना। तो ये हमारा आ चुका है वर्क डन 1/1 माइनस गामा P1 V1 माइनस P2 V2। अब चलिए बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण से। तो आदर्श गैस का समीकरण होता है, क्या होता है भाई, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। फिलहाल हम मान लेते हैं कि हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम ये जो काम कर रहे हैं, ये 1 मोल गैस पर कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं, 1 मोल गैस पर। तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू कितना, RT। चलिए तो दो कंडीशंस लेते हैं, एक लेते हैं P1 V1 की और एक लेते हैं P2 V2 की। तो पहली कंडीशन बनेगी P1 V1 इज इक्वल टू R इंटू कितना, T1, क्योंकि प्रेशर पहला, वॉल्यूम पहला, तो ताप भी कितना होगा, पहला। और P2 V2 इज इक्वल टू R कितना, T2। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि
यहां पे P2 V2 और P1 V1 की जगह ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये हम पुट कर दें। सो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। P2 V2 की जगह कितना आएगा RT2 और P1 V1 की जगह कितना आएगा RT1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ गया अपने पास W इज इक्वल टू R कॉमन ले लीजिए, R ब्रैकेट में 1 माइनस गामा और यहां पर आएगा कितना T2 माइनस T1। तो ये आ गया हमारा वर्क डन, R ब्रैकेट में 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अगर आप माइनस साइन ऊपर का लेके कॉमन लेके काट दें और नीचे का साइन माइनस लेके काट दें तो एक और रिलेशन बन जाएगा W इज इक्वल्स टू R अपॉन W इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा -1 पलट जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। सो 1 माइनस गामा किस में बदल जाएगा गामा -1 और ऊपर भी माइनस लेके कैंसिल किया है तो कितना हो जाएगा T1 माइनस का T2। तो यही आंसर है, नोट कर लीजिए R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, यही इसका आंसर है जिसको कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। नोट करिए। ओके डन। तो इसको रफ करते हैं और अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों हीट इंजन, ऊष्मा इंजन, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए हीट इंजन, या हीट इंजन को हिंदी में कहते हैं हम ऊष्मा इंजन। हीट इंजन और ऊष्मा इंजन। इंजन तो भाई कोई भी इंजन हो वो क्या करता है? किसी भी इंजन से हम कहते हैं इंजन चल रहा है, गाड़ी का इंजन, ट्रेन का इंजन, हमारी मोटरसाइकिल में भी इंजन लगा होता है ना, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी इंजन लगा होता है और एरोप्लेन में भी इंजन लगा होता है। सारी की सारी जितने भी व्हीकल हैं, जितने के हमारे आवागमन के साधन हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट साधन हैं, ये सब के सब किस पे काम करते हैं? इंजन पे। अगर इनका इंजन ही निकाल लिया जाए तो इनमें फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर तो बॉडी बचेगी, चक्के बचेंगे और उसकी केवल बाहर की बॉडी बचेगी। यस और नो? तो सब में इंजन हुआ करता है। ये इंजन करता क्या है? ये इंजन जो होता है इसके अंदर एक क्रियाकारी पदार्थ भरा जाता है। क्या भरा जाता है? क्रियाकारी पदार्थ जो कि जलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल। ओके, पेट्रोल क्रियाकारी पदार्थ है। क्रियाकारी पदार्थ जो होता है ये क्या देता है? ऊष्मीय ऊर्जा। क्या देता है? ऊष्मीय ऊर्जा। और ऊष्मीय ऊर्जा को बदला जाता है किसमें? मैकेनिकल ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि चक्कों को घुमाने के लिए कौन सी ऊर्जा चाहिए? यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? चक्के किससे घूमेंगे? ऊष्मा से नहीं घूमेंगे। आग थोड़ा ना लगानी चक्कों में, चक्कों को घुमाना है। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को, बदलने वाली डिवाइस को, बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इंजन, है ना। तो इंजन का काम केवल इतना है कि यह ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में। सो इट कन्वर्ट्स बेसिकली हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब आइए देखते हैं कि यह इंजन काम कैसे करता है। तो इंजन में कुछ पार्ट हुआ करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पार्ट होते हैं इंजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पार्ट के एक नाम लिख लीजिए। इन पार्ट के पहला नाम है ऊष्मा स्रोत। पहला पार्ट है ऊष्मा स्रोत, ठीक है ना। ये इंजन का एकदम बेसिक मॉडल है। जब से इंजन की शुरुआत हुई थी तब से मॉडल है। तो आजकल जो इंजन आ रहे हैं उनमें काफी कुछ बदलाव हो चुका है। आज के इंजन में आप ये कहेंगे कि सर हमें ऊष्मा स्रोत तो दिखाई नहीं देता है ना। क्योंकि आजकल पेट्रोल जब बर्न होता है तो अलग से भट्टी तो जलानी ही पड़ती पेट्रोल को, कि पहले आग लगाएं फिर उसके बाद फिर पेट्रोल बाद में डालना शुरू करें। ऐसा नहीं है। मगर आप याद करिए भाप वाले इंजन की ट्रेनें, भाप वाले इंजन की ट्रेनें में पानी की भाप बनाने के लिए पहले कोयला दहकाया जाता था, कोयले को बर्न किया जाता था। शोले पिक्चर देखिए, है ना। तो उसमें कोयले को बर्न किया जाता था, ऊष्मा डेवलप की जाती थी। उस ऊष्मा में पानी को गर्म किया जाता था, जिससे क्या निकलती थी? भाप। क्या निकलती थी? भाप। फिर उस भाप के दबाव से ट्रेन को चलाया जाता था। भाप का जो दबाव बनता था उससे ट्रेन को क्या करता था? चलाया जाता था। समझ में आया कि नहीं आया? कोयले, जो भाप वाला इंजन बना था उसमें कोयला भी तो हुआ करता था। पानी से भाप बनेगी तो भैया पानी से भाप तब बनेगी जब पानी उबलेगा। यस और नो? तो पानी उबलेगा कब? जब उसमें आप उसको बॉयल करोगे। तो कोयले को भट्टी में डाला जाता था और उससे क्या बनती थी? भाप बनती थी। जितना जोर का कोयला डालते थे ट्रेन में उतने जोर का प्रेशर बनता था, ट्रेन उतनी जोर से चलती थी। याद आया? एनी प्रॉब्लम? तो ये
कार्यक्रम हुआ करता था। तो इसमें सबसे पहले होता था ऊष्मा स्रोत, अभी भी होता है मगर आजकल मॉडर्न टाइप से होता, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो एक बात क्या है, इसमें क्या है, ऊष्मा स्रोत, समझ गए ना। दूसरा लिखिए, इसमें होता है सिंक। सिंक ऊष्मा स्रोत का मतलब अधिक तापमान, ये बहुत ज्यादा तापमान पे होता है। इसको T1 मान लीजिए, इसका तापमान मान लीजिए T1। सिंक कम तापमान में, सिंक का मतलब होता है ड्रेन, ड्रेन मतलब जहां से बची कुची ऊष्मा बाहर निकलेगी, यूजलेस, समझ गए ना, ये कहलाता है ड्रेन। इसका तापमान होता है कम T2, इसका तापमान होता है कम T2, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का साइलेंसर, वो एक प्रकार का सिंक है, वो क्या है, एक प्रकार का सिंक, समझ गए, वो एक प्रकार का सिंक है। जो बची हुई ऊष्मा होती है वो वातावरण में बाहर की तरफ निकलती है। यूज होने के बाद जो धुआं निकलता है वो गर्म होता है कि नहीं होता है, गर्म निकलता है ना गाड़ी के साइलेंसर से, तो वो कहाँ जाता है, वातावरण को। और वातावरण में क्यों जाता है, क्योंकि वातावरण का तापमान कम है, वातावरण का तापमान कम है, और ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चलती है, ऊष्मा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चला करती है, ठीक ना। यस, तो ऊष्मा जो होती है अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चला करती है। बेटा एक बार लाइट बंद करो, शायद फ्लैश आ रहा है, लाइट बंद करो, देखते हैं क्या सीन है। ओके, बहुत कमजोर, चला दो भाई, चलिए ठीक है। तो ऊष्मा जो है अधिक तापमान से कम तापमान की ओर चला करती है, तो इसलिए यहां पर आपके पास जो है ऊष्मा का स्रोत है, जिसे आप कहते हैं अधिक तापमान पर होता है, ये होता है स्रोत, और ये होता है सिंक जो कि कम तापमान पे हुआ करता है। और क्या है भाई, और है पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। कुचालक प्लेटफॉर्म, ये वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने इंजन को रखते हैं, पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। पूर्ण कुचालक क्यों है, कुचालक क्यों है, कुचालक इसलिए क्योंकि ऊष्मा बाहर ना जाए, ऊष्मा बाहर ना जाए, ऊष्मा वातावरण में बेवजह रिलीज ना हो, इसलिए इसको पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी तो कौन सा प्रक्रम होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, यस। और इसके बाद लास्ट में है पांचवा पॉइंट, चार हो गए, नहीं हुए। तो पहला पॉइंट था ऊष्मा स्रोत, दूसरा पॉइंट था सिंक, तीसरा पॉइंट मैंने बताया पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म, चौथा पॉइंट लिखिए सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर और पिस्टन, इंजन के दो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, सिलेंडर और पिस्टन। मतलब ये है सिलेंडर, और इसके अंदर ये लगा होगा पिस्टन जो अप एंड डाउन मूव करेगा, और इसके अंदर भरा होगा क्रियाकारी पदार्थ, क्रियाकारी पदार्थ। ओके, और लास्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है, तो ये हो गया सिलेंडर एंड पिस्टन, ये है सिलेंडर बाहर वाला और इसे कहते हैं पिस्टन। और लास्ट पॉइंट है क्रियाकारी पदार्थ, कारी पदार्थ, यस, ये हो गया क्रियाकारी पदार्थ। अब आइए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है, इंजन वर्क कैसे करता है। तो इंजन में सबसे पहले आपके पास जो होता है ऊष्मा का स्रोत हुआ करता है, ये ओके, एनर्जी सोर्स, ऊष्मा स्रोत। तो ऊष्मा स्रोत, ये ऊष्मा स्रोत होता है, ये अधिक तापमान किस पर होता है, T1 होता है। इसके पास बहुत सारी ऊष्मा होती है, इसके पास बहुत सारी ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा का स्रोत जो होता है अपनी ऊष्मा देता है, इसका तापमान T है, T1 है, और ये अपनी ऊष्मा देता है, और दी जाने वाली ऊष्मा को बोलते हैं बच्चों हम लोग Q1। क्या बोलते हैं, Q1 होता है, दी जाने वाली ऊष्मा होती है Q1। अब ये जो ऊष्मा होती है, ऊष्मा स्रोत, ये होती है Q1। अब इसको ट्रेन वाली फीलिंग में समझो तो बड़ा मजा आएगा। यहां पर वो कोयला दहक रहा है, हाँ या ना, वो दहकता हुआ कोयला क्या है, ऊष्मा स्रोत है। दहकते हुए कोयले ने, ऊष्मा स्रोत ने अपनी ऊष्मा दे दी, अपनी ऊष्मा दे दी, दहकते हुए कोयले के स्रोत ने अपनी ऊष्मा दे दी। कितनी ऊष्मा दी, Q1। कितनी ऊष्मा दी, किसको दी ऊष्मा, क्रियाकारी पदार्थ को। किसको दी, वहां जो पानी भरा हुआ था, पानी लेता है ना क्रियाकारी पदार्थ, पानी लेकर के ऊष्मा किस में बदलेगा, भाप में बदलेगा, हाँ या ना। तो यहां पर अंदर कौन भरा हुआ है, यहां पर अंदर भरा हुआ है क्रियाकारी पदार्थ। तो यहां पर अंदर भरा हुआ है क्रियाकारी पदार्थ, ठीक है ना, क्रियाकारी पदार्थ बना हुआ है। अब क्रियाकारी पदार्थ ने काम किया, भाप बनाया, इंजन को घुमाया, इंजन को घुमाया, और इंजन को घुमाने में इसने जो है कितना काम कर दिया, यहां पर W, कितना काम कर दिया, W कार्य इसने कर दिया, कर दिया, W कार्य कर दिया। और अब जो है बची हुई ऊष्मा जो है
बची हुई ऊष्मा W ये किसको निकल जाएगी, सिंक को, Q2 सॉरी, ये सिंक को चली जाएगी, क्योंकि इतना काम कर लिया, इतना काम हो गया, काम करने के बाद कुछ जो ऊष्मा बचती है वो कहाँ चली जाएगी, सिंक में चली जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो बची हुई ऊष्मा जो है किस में चली जाएगी, सिंक में। मतलब Q1 जो दी गई कुल ऊष्मा थी वो दो रूप में रूपांतरित हुई है, एक इंजन के द्वारा कार्य करवाने में, यस और नो, ये क्या चला गया, ये तो वर्क है ना बेटा, ये जिससे पिस्टन चलेगा, चक्के घूमेंगे, जो भी होना होगा होगा। मतलब Q1 का जो है बंटवारा दो रूप में हुआ है, एक W में और एक किसमें, Q2 में, यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, यस और नो। W मतलब कार्य कराने की ऊर्जा और Q2 मतलब जो ऊर्जा सिंक हो गई, बर्बाद चली गई, सिंक वाली ऊर्जा, ठीक है ना। और सिंक का तापमान कितना है बेटा, T2 में है। सिंक का तापमान किस में है, T2 में है। और याद रखिएगा T1 हमेशा ज्यादा रहेगा, T2 हमेशा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि जरूरत है, ऊर्जा हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर ही चलेगी। अगर तापमान में अंतर नहीं है तो ऊर्जा चलेगी ही नहीं, भले कितनी भी ऊर्जा हो। पता है नहीं बात आपको? पिछले चैप्टर मैंने बताया है कि तापमान में अंतर ना हो तो ऊर्जा ट्रेवल करती ही नहीं है, तो तापमान में तो आपको अंतर चाहिए है। समझ में आया ना? यस। तो देखिए Q1 इक्वल टू डब्ल्यू प्लस Q2, तो हमारे काम की चीज है W इक्वल टू कितना हो गया, Q1 माइनस Q2। नोट करिए, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो ऊपर स्रोत है, नीचे सिंक है, यस। W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और हमें मतलब था केवल वर्क से कि काम कितना मिल रहा है, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। एनी प्रॉब्लम? तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ये आ गया हमारे पास किया गया कार्य। अब हम बात करते हैं इंजन की दक्षता पर कि ये इंजन कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा है ना, इंजन कितना प्रभावकारी है। आइए बात करते हैं इंजन की दक्षता पर कि इंजन कितना बढ़िया है। ये रफ कर दूं? चलिए इंजन की दक्षता देखिए, इंजन की दक्षता यहीं बता देता हूं। दक्षता को बच्चों शो किया जाता है नीटा से, ओके। दक्षता का मतलब होता है दिया गया ऊष्मा बटे मतलब ऊपर होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इन। किसी भी चीज की आपको दक्षता निकालनी है, कोई भी चीज कितनी अच्छी है तो आप उसका क्या निकालोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे एग्जांपल के लिए आप बोलते हो गाड़ी वो लो जिसका एवरेज अच्छा हो, किसका एवरेज अच्छा हो, मतलब इसका मतलब क्या, एवरेज अच्छा का मतलब वो गाड़ी एफिशिएंट है, उसकी दक्षता ज्यादा है, उसकी दक्षता ज्यादा है। जितना दोगे उसके मुकाबले में जितना ज्यादा से ज्यादा खींच सको, यही तो होती कोशिश कि हम 1 लीटर पेट्रोल लगा रहे हैं। अब 1 लीटर में कोई गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, मतलब 20 किलोमीटर चल रही है, कोई 30 चल रही है, कोई 70 चल रही है, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट गाड़ी कौन सी है, जो 70 किलोमीटर चलेगी, हाँ या ना। मतलब जो काम ज्यादा करके देगी, जो काम ज्यादा करके देगी। समझ में आया? तो दक्षता का मतलब होता है आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क। तो यहां पर दक्षता के रूप में आपको क्या मिला, आउटपुट वर्क, है ना। और इनपुट के रूप में आपने क्या दी है, एफिशिएंसी, Q1 ऊष्मा। इनपुट के रूप में क्या दी आपने, Q1 ऊष्मा। दी कि नहीं दी? अरे दी गई ऊष्मा कितनी है, Q1, और लिया गया कार्य कितना है, W, यस और नो। पेट्रोल दे रहे हो और कार्य ले रहे हो, तो एफिशिएंसी क्या हुई, कार्य बटे दी गई ऊष्मा, यस और नो। तो नीटा इज इक्वल टू W की वैल्यू क्या निकाली है, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन कितना, Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सॉल्व कीजिए, नीटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 कितना हो गया, 1 माइनस Q2 बाई Q1। आया समझ में? देख लो भाई, जिनको नहीं समझ में आया है क्या किया है मैंने, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, मैंने Q1 को बांट दिया, तो Q1 के नीचे Q1 और माइनस Q2 के नीचे Q1, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, बच गया कितना, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि दक्षता हमेशा 1 से कम होगी। 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब 100%। दक्षता हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है। दक्षता हमेशा 1 से कम होती है, समझ गए? तो यस, एफिशिएंसी हमेशा 1 से क्या होगी, कम ही होगी। एफिशिएंसी हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम होगी।
नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, Q2 अपॉन Q1, सॉरी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो दक्षता हमेशा 1 से कम हुआ करती, क्योंकि 1 से कम हो रही है, 1 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, तो किसी भी इंजन की जो दक्षता होती है वो 1 से क्या होती है, कम होती है। हमारे जो गाड़ियों के इंजन हुआ करते हैं 40%, 50%, 60% एफिशिएंट होते हैं, समझ गए ना, मतलब उनको जितना खाना मिल रहा है, जैसे मैं कहूंगा आप 60% दक्ष हैं, आप 60% दक्ष हैं, इसका मतलब मैं आप पर जितना खर्च कर रहा हूं आप मुझे उसका 60% लौटा रहे हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? हाँ, आप पर जितना मैं खर्च कर रहा हूं आप मुझे उसका कितना लौटा रहे हैं, 60%। समझ गए ना? जैसे कि आपने कोई भी ऊर्जा ली, आपने मान लीजिए 100 जूल ऊर्जा ली, कितने जूल, 100 जूल ऊर्जा आपने ली और बदले में कितनी लौटाई, 60। समझ गए ना? तो यदि परसेंटेज निकालना है तो मुझे 100 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। आंसर कितने परसेंट आप एफिशिएंट है, 60। मतलब 100 लेते हैं और बदले में कितना देते हैं, 60। कोई 100 से ज्यादा एफिशिएंट तो दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 100 लेगा और 101 दे दे, ये पॉसिबल है ही नहीं। दुनिया की कोई भी मशीन 100 ऊष्मा लेकर के 101 दे नहीं सकती। समझ में आया? सबकी एफिशिएंसी क्या होती है, 1 से कम होती है, 100% से क्या होती है, कम होती है। आई बात समझ में ना? तो ये दक्षता निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दक्षता हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है। दक्षता हमेशा 1 से कम होती है। अब कहेंगे सर क्या कोई जुगाड़ नहीं है दक्षता 1 के बराबर हो जाए? करके देख लो भैया, अगर दक्षता 1 के बराबर हो जाए तो कोई जुगाड़ नहीं है, तो नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 होना पड़ेगा। बोलो हाँ, क्योंकि अगर आपको दक्षता को 1 करना है, दक्षता को 1 करना है तो ये वाले पार्ट को क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब Q2 अपॉन Q1 क्या होना मांगता, मतलब Q2 बराबर कितना, मतलब Q2 बराबर 0। Q2 कौन ले रहा था, सिंक ले रहा था। कौन ले रहा था, सिंक ले रहा था। और मतलब कह रहा है कि सिंक मतलब वातावरण में किसी प्रकार की बेकार ऊर्जा मत जान दो, मतलब Q2 बराबर क्या कर दो, 0। अब Q2 बराबर 0 करोगे तो सिंक में जाने वाली ऊष्मा तब 0 होगी जिस समय सोर्स का तापमान सिंक के तापमान के क्या होगा, बराबर। है ना? अगर सोर्स का तापमान, स्रोत का तापमान और सिंक का तापमान, सोर्स मतलब यहां पर जो स्रोत रखा हुआ है, और सिंक का तापमान यदि बराबर होगा तो Q2 में किसी प्रकार की ऊष्मा नहीं जाएगी। मगर तब इंजन भी तो काम नहीं करेगा, किस मोह से ऊर्जा चलेगी, क्योंकि ऊर्जा को चलाना भी तो है। हाँ या ना? तो इस तरीके से आप किसी भी एफिशिएंसी इंजन की 100% प्राप्त नहीं कर सकते। समझ में आ गया? 100% एफिशिएंसी प्राप्त नहीं हो सकती। डन? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये नोट कर लीजिए अच्छे से। ये हो गया आपके पास इंजन की बात। इंजन की बात हमने यहां पर कर ली है कि इंजन के टाइप, इंजन के जो अवयव हैं, जो घटक हैं, इंजन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। एंड देन इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि इंजन की एफिशिएंसी मतलब कि इंजन की दक्षता कितनी हुआ करती है। इंजन की दक्षता होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये 1 से सदैव कम होती है। ठीक है ना? इंजन के अगर मैं पार्ट की बात करूं, पहले इसका सिद्धांत लिख लीजिए। इसका सिद्धांत आवश्यक है, लिखो, लिखिए इसका सिद्धांत। इसमें आदर्श गैस क्रियाकारी पदार्थ होता है। सिद्धांत में इसमें आदर्श गैस क्रियाकारी पदार्थ कहां होता है, सिलेंडर के अंदर भरा रहता है, जो सिलेंडर पिस्टन के अंदर जो भरा रहता है उसको बोलते हैं क्रियाकारी पदार्थ। अब वो पेट्रोल है, डीजल है, आदर्श गैस है, कुछ भी हो सकता है। इसमें आदर्श गैस क्रियाकारी पदार्थ होता है। आदर्श गैस क्रियाकारी पदार्थ होता है। प्रत्येक चक्र में क्रियाकारी पदार्थ क्रियाकारी पदार्थ ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है। Q1 ऊष्मा लेता है। इसमें से W कार्य करके शेष ऊष्मा की मात्रा को सिंक को वापस कर देता है। इसमें से W कार्य करके शेष ऊष्मा की मात्रा को सिंक को वापस कर देता है। तो क्या बताया मैंने यहां पे,
शेष ऊष्मा की मात्रा को सिंक वो वापस कर देता। मतलब क्रियाकारी पदार्थ कितना लेता है? ऊष्मा Q1। ठीक है ना, क्रियाकारी जो पदार्थ होता है ये ऊष्मा स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है और Q1 ऊष्मा को ये दो भाग में बांटता है। एक कुछ ना कुछ कार्य करता है और जो बच गई उसको किसको दे देता है? सिंक को, Q2 को। सिंक मतलब ड्रेन, बाहर निकलने का रास्ता। सो W इज इक्वल टू हो गया Q1 माइनस Q2, ये लिखा था मैंने, तो लिख लो इसको एक बार फिर से, W इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं उनके नाम देख लो, उनके काम देख लो। नाम तो हो गए हैं पार्ट्स के। तो पार्ट मैंने क्या बताए थे? पहला पार्ट मैंने बताया था ऊष्मा स्रोत। तो ऊष्मा स्रोत क्या करता है? जो ऊष्मा स्रोत होता है, ऊष्मा स्रोत जो मैंने सबसे ऊपर बनाया था इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा इंजन बनाऊंगा, जगह कम है यहाँ पे। तो ये जो ऊष्मा स्रोत होता है जिसका तापमान अधिक होता है, ये ऊष्मा स्रोत क्या करता है? यह कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करता है। जो अंदर भरा हुआ है कार्यकारी पदार्थ, उसको क्या प्रदान करता है? ऊष्मा। यहां भरा हुआ है कार्यकारी पदार्थ, इसको क्या प्रदान करेगा? ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा स्रोत जो होता है कार्यकारी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करेगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं सिंक की। तो सिंक कहां था? सिंक सबसे नीचे था, यहां पे ये था सिंक। इसका तापमान कितना था? T2, ये कम तापमान पर हुआ करता था। तो सिंक क्या करता है? यह जो कार्यकारी पदार्थ के काम करने के बाद जो शेष ऊष्मा बचती है उसको अवशोषित कर लेता है। कार्यकारी पदार्थ जो है काम करेगा वो W है, और जो बची हुई ऊष्मा क्या होगी? Q2। उसको कौन सोख लेगा? सिंक ले लेगा, उसको सोख लेगा सिंक। ठीक ना। फिर इसके बाद बात करते हैं सिलेंडर और पिस्टन। तो सिलेंडर और पिस्टन यहां पर हुआ करते हैं जिसपे कार्यकारी पदार्थ काम करता है ना, कार्यकारी पदार्थ जिसके अंदर भरा होता है। तो सिलेंडर पिस्टन क्या करते हैं? पिस्टन सिलेंडर के अंदर घर्षण गति करता है। पिस्टन जो होता है वो ये पिस्टन जो होता है ये सिलेंडर के अंदर क्या करता है? घर्षण गति, अप एंड डाउन हुआ करता है, और जिसकी वजह से कार्यकारी पदार्थ में संपीड़न होता है और प्रसार होता है। यहां जो बैठा हुआ है कार्यकारी पदार्थ, इसमें या तो ये ऊपर नीचे होगा तो संपीड़न होगा, और क्या होगा? प्रसार होगा। ऊपर होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। तो कार्यकारी पदार्थ का क्या होगा? संपीड़न एवं प्रसार। वो देखे हो ना यार, उसका एडवर्टाइज आता है टीवी में, कैस्ट्रॉल 2T का, एक्टिव का। तो देखे होगे कैसे पिस्टन ऊपर नीचे हुआ करता है। यस और नो? क्लियर हुआ ना? हाँ, यस, ऑयल का, कैस्ट्रॉल वगैरह का एडवर्टाइज होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था भाई पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म। तो पूर्ण कुचालक प्लेटफॉर्म इसलिए होता है क्योंकि रुद्धोष्म परिवर्तन रहे। रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊर्जा का आदान प्रदान कितना होता है? 0। तो बाहर किसी प्रकार की ऊष्मा बाहर ना निकले, इसके लिए हमको करवाना है रुद्धोष्म प्रक्रम। समझ गए? रुद्धोष्म प्रक्रम में अपना प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए? कुचालक। रुद्धोष्म प्रक्रम का प्लेटफॉर्म कैसा होना चाहिए? कुचालक। समझ गए? समतापीय का सुचालक और रुद्धोष्म का कुचालक। यस, समतापीय में सुचालक, क्योंकि समतापीय में ऊष्मा बाहर निकलेगी तभी तापमान समान रहेगा। समझ गए ना? और इधर पे कुचालक। चलिए अगला क्रियाकारी पदार्थ। अगला बात लास्ट मैंने पॉइंट बताया था क्रियाकारी पदार्थ। तो क्रियाकारी पदार्थ क्या होता है? क्रियाकारी पदार्थ वो पदार्थ होता है जो सोर्स से यानी कि स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित करता है ना। हमारे ऊष्मा गतिकी में ये पदार्थ क्या हुआ करता है? आदर्श गैस। क्या होता है? आदर्श गैस। फिर आदर्श गैस ऊष्मा लेती है, उस ऊष्मा को लेकर के काम करती है, जिस काम को बोलते हैं W, और जो बिना काम की ऊष्मा बच जाती है वो किसको दे देती है? सिंक को। किसको दे देती है? सिंक को। आ गया समझ में? तो ये आपका इस प्रकार से इंजन पूरा होता है। समझ गए ना? यहां पर इंजन कर लिया है। इंजन का जो सबसे अच्छा मॉडल बनाया था, इंजन का जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा दक्ष यानी एफिशिएंट, जो बहुत ज्यादा एवरेज दे, जो बहुत ज्यादा अच्छा मॉडल था, उसको बनाया था साइंटिस्ट कार्नोट ने। किसने बनाया था? कार्नोट ने। तो वो इंजन कहलाता है कार्नोट इंजन। क्या कहलाता है? कार्नोट इंजन। तो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कार्नोट इंजन, या उसी को बोलते हैं कॉर्नो इंजन क्या होता है। तो कॉर्नो इंजन, इंजन दिखाए गए इंजनों का आज तक जो इंजन्स आए हैं उनका एक बेहतरीन मॉडल है, उनका एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिसकी एफिशिएंसी, जिसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी दक्षता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना? इंजन के बाद फिर हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। तो इंजन पढ़ लिया, इंजन के बाद हम क्या पढ़ेंगे?
रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। चलिए ठीक है, तो भैया आज के लिए इतना ही, क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।